नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और भावार्थ रचना करके मकर लग्न की अब बात करेंगे। और मकर लग्न के लिए पहला ही पाठ है, श्लोक संख्या 1 और 2। हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप हमारे पाठ को देखते हैं तो यदि क्रम से पाठ को देखते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि YouTube के पाठ को अवश्य देखें, या जो हम आपको वर्चुअली यहाँ बताते हैं उसका ध्यान रखना है। अब आज के श्लोक में क्या लिखा और हमको किस तरह से समझना है, ये आगे बात करेंगे। तो कहते हैं मकर लग्ने जायमानस्य अष्टमस्थो भवेत् बुधः, कि यदि मकर लग्न हो किसी भी जातक का और बुध 8वें स्थान में स्थित हो। अब यहां देखिए भ्रांतियां क्या हैं, पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लोग क्या कह देते हैं कि ये षष्ठेश बुध अष्टम में गया है, विपरीत राजयोग। ऐसा विपरीत राजयोग नहीं पढ़ना है। ये भाग्येश अष्टम में आया, नाश स्थान बोलते हैं अष्टम को। तो क्या हो गया, भाग्य की तो कंप्लीटली हानि हो गई यहां। अब यदि हम इसको विपरीत राजयोग बना करके यदि किसी को बताएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। और दूसरे जानकार जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अब भाग्य ही अष्टम में चला गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ न कुछ उपाय ही कराने होंगे। चलिए उपाय की बात होते रहेगी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है लग्न संस्थो यदि गुरु, लग्न स्थान में यदि गुरु हो, शुक्रेन च निरीक्षते, अगर शुक्र से दृष्ट हो, तो आप जानते हैं कि शुक्र सिर्फ 7वीं दृष्टि से अर्थात सीधे ही देख सकता है। तो अब यहां शुक्र सप्तम में ही होगा तभी इसको देख पाएगा। तो ये पोजीशन बनता है। तो इस पोजीशन में अलग से जो हम लोगों को समझ में आता है कि जातक का सूर्य आसपास ही होगा, या तो वो अष्टम स्थान में ही होगा, या तो नवम में होगा, या यहां होगा, इससे दूर नहीं जा सकता। सप्तम में हो, इससे दूर नहीं जा सकता। और सूर्य यदि इस स्थिति में है तो 12 बजे तक यहां अगर सूर्य है तो दिन के 12 बजे का जन्म है, अर्थात अपराह्न का जन्म होगा, ऐसा माना जाए। अब अन्य ग्रहों का पता नहीं, वो आप लोग अपने हिसाब से जब किसी पत्रिका में आएगा तो समझिएगा। यहां कहना क्या चाह रहा है कि यदि ऐसी स्थिति हो तब कहता है दीर्घ आयुर योग मापनोति, कि ऐसे जातक दीर्घायु होंगे। दीर्घ आयुर योग मापनोति जातस्य न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे जातक दीर्घायु होंगे ही होंगे। अब पहले ये समझ लेते हैं कि दीर्घायु क्यों होंगे। अब यहाँ पे आप देखें आयुष कारक और लग्न में कौन बैठा, गुरु। अब लग्न में गुरु बैठा तो द्वादशेश और तृतीयेश भी है। और इस स्थान में कौन आया, भाग्येश आया। तो ये तो भाग्येश बुध है, इसको सौम्य कहा गया। तो इस स्थान की वृद्धि करा देता है। और लग्न में भी सौम्य ग्रह है, और यही सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह कहें, उससे दृष्टि भी है। अब दूसरी बात क्या है कि आयु स्थान का स्वामी अर्थात सूर्य, जो यहां स्पष्ट नहीं है लेकिन यहां समझा जा सकता है, जो ज्योतिष हैं उनके समझ में आएगा कि सूर्य शायद यहीं स्थित हो, तो भावेश भाव में हो तो भाव की वृद्धि हो जाएगी। भाग्येश जिस भाव में जाए उस भाव की वृद्धि कर देता है।
तो अर्थात भावेश भाव में होगा और भाग्येश इसी भाव में आ गया, तो आयु की वृद्धि यहां से हो गई। और लग्न में द्वादशेश होने के बाद भी शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट है, इसीलिए कहा गया है दीर्घ आयुर योग मापनोति जातस्तत्र न संशयः, कि ऐसे में जातक दीर्घ आयु होगा। अब दूसरा जो पंक्ति लिखा गया है इसी को समझना अधिक जरूरी है। ठीक है, जितनी आयु है जिएंगे मर जाएंगे, हमको आयु से क्या लेना देना है, लेकिन जिस समय मौत लोगों के सामने आता है तब पता चलता है कि आयु से क्या लेना देना है। लेकिन धन से बहुत रोज लोगों का वास्ता होता है। तो अब यहां कहता है निर्धनश्च भवे जन्मगत भवे जन्मातो, निर्धनश्च भवे जन्नातो हयस छापी न च न संशय। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि ऐसे जातक निर्धन भी होंगे, उनके पास धन भी नहीं होगा, आयु तो बहुत होगा, धन नहीं होगा। तो अब पहला जो पंक्ति था कि दीर्घ आयु, तो उसको हम लोग समझ गए। अब कह रहा है धनहीन। अब इसको धनहीन कौन कौन बना सकता है, इसी बात को समझना है। तो इस पत्रिका में गुरु कहाँ का स्वामी है? द्वादश का और तीसरे का। तो ये अशुभनाथ ही हैं और वो गुरु लग्न में हैं और लॉर्ड ऑफ 12th हाउस हैं, नंबर 1। अब शुक्र के दृष्टि होने से गुरु प्रभावी रूप से काम करेंगे। शुभ ग्रह से दृष्ट है और द्वादशेश है, शुभ फल जातक सौम्य होगा, सुशील होगा, ये सब भी बातें होंगी। लेकिन द्वादश के फल को यहाँ सूर्य क्या करेगा? वो निश्चित रूप शुक्र क्या करेगा कि बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, भाग्य का स्वामी कहाँ चला गया? अष्टम स्थान में। तो जब हमारा लक फेवर करेगा ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ने की बात करेंगे, कैसे धन कमाने की बात करेंगे? अब दूसरा क्या होता है कि यहां यदि सूर्य बैठ गया, क्योंकि सूर्य तो बुध के साथ ही होगा, तो उसकी दृष्टि कहां पहुंचेगी? धन स्थान के ऊपर। जब यहां स्थित सूर्य की दृष्टि धन स्थान के ऊपर पहुंचे तो वो सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है और सूर्य की दृष्टियों से शुभ प्रभाव नहीं कहते। इसीलिए क्या होगा कि यहां धन की हानि होगी। इसीलिए कहा गया है कि धनहीनश्च निर्धनश्च। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा। और यहाँ जो सबसे बात समझने की है, पहला मूल त्रिकोण द्वादश का कहाँ आया? यहाँ लग्न में। तो ये लग्न का नुकसान जरूर करेगा और कहते भी हैं कि गुरु जहाँ स्थित होता है वहाँ उसका नुकसान करता। और कारक हैं ये धन के और लग्न में बैठे हैं, और जिस राशि के बैठे हैं इस राशि में भी अच्छे नहीं कहे गए, नीच के कहे गए, लेकिन चूंकि लग्न में दिग्बली भी होते हैं इसीलिए हम इसको चर्चा में नहीं लिए। लेकिन यहाँ से सूर्य और बुध, क्योंकि सूर्य यहाँ होना ही चाहिए और इसके साथ बुध है तो दोनों अशुभ ग्रह है, और उसकी दृष्टि यदि यहाँ पहुँच रही है तो निश्चित रूप से हम क्या कहेंगे कि मूल त्रिकोण राशि को ही तो प्रभावित कर दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे जातक निर्धन हो सकते हैं। तो समझना कठिन नहीं है, लेकिन यदि आपके पास इस तरह का यदि योग दिखेगा तो आप निश्चित रूप से इसको निर्धन नहीं कहेंगे।
तो इसीलिए हमारा कहना है कि भावार्थ रत्नाकर को समझना बहुत जरूरी है, और इसको जितने अच्छे तरीके से आप बारीकी से समझेंगे उतना ही आपके लिए लाभ होगा। हम हमेशा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए, स्वयं स्वाध्याय करने का सामर्थ्य रखिए। और हम रेफरेंस के साथ ही कुछ पढ़ाते हैं। यदि यहाँ विश्वास नहीं होता तो हम तो बहुत स्पष्टता से लिखे हैं कि मकर लग्न श्लोक संख्या 1 और 2 वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बाकी लगातार पाठ का अध्ययन करते रहिए, आप लोगों को लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।